हेलो एवरीवन। वेलकम बैक इन और चैनल बायोटेक यूनिवर्स। आज हम फिर आपके लिए सेल बायोलॉजी की जो अपना सीरीज चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलिपिड्स देखे थे। उससे पहले हमने फास्फोलिपिड देखे थे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी नए अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे और जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपने क्लास में जितने भी लोग हैं उनको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो। और जो लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ठीक है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी चलने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में जब हम फास्फोलिपिड्स पढ़ रहे थे, फास्फोलिपिड में हम कुछ पॉइंट्स को भूल गए थे। वो है कुछ पॉइंट्स हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फास्फोलिपिड में हमने देखा था एक तो फास्फोटिडाइल इथेनॉन एमीन। ठीक है। एक पढ़ा था हमने फास्फोटिडाइल सेरीन। अब इनके बारे में तो पढ़ा था, लेकिन इस पे चार्ज वगैरह की बात की थी, लेकिन इनके बारे में ऐसे नहीं पढ़ा था कि कौन सी लिफलेट पे होंगे। ठीक है। तो ये दोनों जो है इनर लिफलेट पे फाइंड आएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? इनर लिफलेट। यानी कि ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है। तो ये आउटर लिफलेट है, आउटर। और यहाँ पे इनर। ये किस तरफ होंगे? यहाँ पे होंगे फास्फोटिडाइल इथिलीनामिन और फास्फेटिडाइल सेरीन। ये दोनों ही इनर लेफलेट पे पाए जाएंगे। अब देखो फास्फोटिडाइल सेरीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो ये जो है सेल सिग्नलिंग में की रोल होता है। इसका किसमें रोल होता है? की रोल इन की रोल इन सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में अब ये करता क्या है? और इसमें भी सेल सिग्नलिंग में भी मैं बात कहूं तो स्पेसिफिकली ड्यूरिंग apoptosis, स्पेसिफिक रिलेशनशिप टू अपोप्टोसिस। अब अपोप्टोसिस क्या होता है? अपोप्टोसिस के दौरान क्या होगा, ये जो जनरली फास्फोटिडाइल सेरीन जो है कहाँ होगा? अपनी इनर की साइड में। लेकिन जैसे ही अपोप्टोसिस अपोप्टोटिक सेल होगी, ये बाहर की तरफ चला जाएगा। कौन चला जाएगा? फास्फोटिडाइल सेरीन। जो भी सेल अपोप्टोटिक सेल्स होंगी उनमें फास्फोटिडाइल की लोकेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इनर लिफलेट से कहाँ चला जाएगा? आउटर लिफलेट में। ठीक है। अपोप्टोटिक सेल में ये कंडीशन जो है कहाँ चेंज होती हुई आपको मिलेगी? जनरली फास्फोटिडाइल सेरीन जो है इनर लेफलेट पे पाया जाएगा, लेकिन एपोप्टोटिक सेल में ये आउटर लेफलेट की तरफ चला जाएगा। ठीक है। इनकी आउटर लिफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाएगा। अब फिर इसके बाद में आती है फास्फोटिडाइल इथिल एमीन और सेरीन की बात किए। फिर आती है बात फास्फोटिडाइल कोलिन और फास्फोटिडाइल, एक होता है स्पिंगोमाइलिन। इन दोनों की जो है लोकेशन कहाँ होगी? तो ये दोनों जो है आउटर लिफलेट की तरफ होंगे। कहाँ होंगे? आउटर लिफलेट। आउटर लिफलेट की तरफ इनका लोकेशन होगा। यानी कि अंदर की तरफ तो कौन होगा? ये हो गया आउटर। ये आउटर है, ये इनर है। इनर साइड में, ये आउटर साइड में होगा फास्फोटिडाइल कोलिन स्पिंगोमाइलिन। और अंदर की तरफ कौन कौन होंगे? फास्फोटिडाइल इथिल एमीन और फास्फोटिडाइल सेरीन। तो ये बात समझ में आई कि इनका लोकेशन जो है फास्फोलिपिड्स का कैसे कैसे होगा। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आई थी। इसके बाद में हमने कुछ स्टीरोल्स के बारे में बात की थी, एनिमल स्टीरोल्स की बात की थी। ठीक है। प्लांट और फंजाई के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसी को आगे ले जाते हुए हम देखेंगे कि जो लिपिड है, ठीक है,
उसमें लिपिड का फ्लूडिटी में, इसको लिपिड की जो फ्लूडिटी है वो मेंटेन कौन करता है, यानी कि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो ये एक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आपको एक कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल देखो बीच बीच में इंटरकलेट मिलेंगे, आपको बीच बीच में धसे हुए मिलेंगे, देखने को मिल रहा है रेड रेड कलर का जो है, ये क्या है, फास्फो कोलेस्टेरॉल के मॉलिक्यूल्स है। अब देखो पूरी एंटायर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल जो है धसा, अब देखो इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, अंदर ये धसा हुआ है तो इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा, इसीलिए ये मेम्ब्रेन में पाया जाता होगा। तो उसी के रोल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन फ्लूडिटी, तो हेडिंग डाल लो, आज का हेडिंग हो जाएगा रोल ऑफ कोलेस्टेरॉल, रोल ऑफ कोलेस्टेरॉल इन मेम्ब्रेन फ्लूडिटी, मेम्ब्रेन फ्लूडिटी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी में। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि जो है कोलेस्ट्रॉल एंटायर मेम्ब्रेन में इन बिटवीन लिपिड, लिपिड के बीच में क्या है, इंटरकलेट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे या तो हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा, तो दोनों में ही इसका मेम्ब्रेन में का में फ्लूडिटी मेंटेन करने का इंपॉर्टेंट काम होता है कोलेस्ट्रॉल का। अब देखो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई जो एनिमल है जो हाई टेम्परेचर वाले रीजन में रहता है, ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, पहला पॉइंट होगा कि कोई जो है हाई टेम्परेचर में क्या करेगा, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करता है। पहली बात तो देखो कोलेस्ट्रॉल हमेशा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब स्टेबलाइज कैसे करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर में तो क्या होगा, मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, जबकि हमें मेम्ब्रेन को मेंटेन रखना है। ठीक है, फ्लूइड नेचर भी बनाए रखना है, ज्यादा मेल्ट हो जाएगी तो ऐसा नहीं कि एकदम पूरा ही फ्लूइड हो गई, यहाँ से कोई भी आ जा रहा है, सेमी परमिएबल नेचर भी बनाए रखना है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, हाई टेम्परेचर की कंडीशन में क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो मैं लिख सकता हूं, एट हाई टेम्परेचर इट स्टेबलाइज, द मेम्ब्रेन, स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन एंड, अब कैसे स्टेबलाइज करेगा, टेम्परेचर को ये क्या कर देगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको रेज कर देगा, रेजेस मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या कर दिया इसने, मेल्टिंग पॉइंट को रेज कर दिया, तो क्या नॉर्मल जो इसका मेल्टिंग पॉइंट था वहां पे जो अब ये मेम्ब्रेन मेल्ट हो रही थी, अब हाई टेम्परेचर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा हाई कर दिया, तो ये जल्दी से मेल्ट नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये पहला रोल था हाई टेम्परेचर में कोलेस्ट्रॉल का। सेकंड है, अभी जैसे ये हाई टेम्परेचर की बात किए, वैसे ही लो टेम्परेचर भी हो सकता है। तो एट लो टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर में क्या कर देगा, ये मेल्टिंग पॉइंट को कैसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो ये क्या करता है, लो टेम्परेचर में मेम्ब्रेन के जो, मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं, ऐसे लिपिड्स हैं अपने पास में, तो लिपिड्स के बीच में जाके इंटरकलेट हो जाता है। क्या करेगा ये, इंटरकलेट हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं, at low temperature it inter intercalates between the phospholipid, फास्फोलिपिड्स के बीच में जाके क्या हो जाएगा, इंटरकलेट हो जाएगा, और क्या करेगा, एंड प्रिवेंट क्लस्टरिंग टुगेदर एंड स्टिफिंग स्टिफनिंग स्टिफनिंग एंड प्रिवेंट
द हाइड्रोकार्बन चेन्स हाइड्रोकार्बन चेन्स फॉर्म कमिंग टुगेदर एंड क्रिस्टलाइजिंग। अब क्या हुआ कि लो टेम्परेचर में क्या करेगा, ये फास्फोलिपिड्स हैं उनके बीच में जाके इंटरकलेट हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में पीछे भी देख रहे होंगे, ये हमारे पास में फास्फोलिपिड्स है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाइलेयर है, ये मेम्ब्रेन बाइलेयर है, मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा था, यहाँ पे इन बिटवीन जाके यहाँ पे इंटरकलेट हो रहा था, यानी कि यहाँ पे इंटरकलेट हो गया। जैसे ये इंटरकलेट हो जाएगा तो आपस में जो फास्फोलिपिड है उनका क्लस्टरिंग नहीं होगा, आपस में नहीं आ पाएंगे, यानी कि ये फ्रीज नहीं हो पाएंगे लो टेम्परेचर पे। तो ये इसका फंक्शन क्या हुआ, हाई टेम्परेचर में तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा रहा था, और लो टेम्परेचर में ये क्या कर रहा है, इन बिटवीन फास्फोलिपिड में इंटरकलेट हो रहा है, जिससे कि आपस में फास्फोलिपिड जो है आपस में पास पास में आके क्लस्टर नहीं बन रहा, और अच्छे से क्रिस्टलाइज यानी कि यहाँ पे फ्रीजिंग नहीं हो रही है। तो ये इसका लो टेम्परेचर में रोल था। चलो अब देखते हैं कि अगर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, कैसे ये इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन विदाउट कोलेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन विदाउट कोलेस्ट्रॉल। अब देखो, अगर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो अब कोल्ड एनवायरनमेंट होगा, तो उसमें क्या कंडीशन बन जाएगी। कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या कर रहा था कोलेस्ट्रॉल आपस में, यानी कि फास्फोलिपिड के बीच में क्या हो रहा था, इंटरकलेट। अब यहाँ पे इंटरकलेट हो गया बीच में, लेकिन अगर एब्सेंट है कोलेस्ट्रॉल तो क्या आपस में जो फास्फोलिपिड है वो फ्रीज हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही फ्रीज हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, तो मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, रिजिड बन जाएगी। मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, रिजिड होगी। इसके साथ में क्या फ्लेक्सिबल होगी, क्या रिजिड होगी तो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, नॉट फ्लेक्सिबल होगी, नॉट फ्लेक्सिबल। और यहाँ पे क्या फ्लूइड नेचर बना रहेगा, क्या नहीं बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, अब कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो आपस में क्लस्टरिंग हो जाएगी फास्फोलिपिड्स की, और हो सकता है कि ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, में ब्रेक। ठीक है, ये थी कोल्ड कंडीशन में। अब बात करेंगे हॉट कंडीशन की, इन हाई टेम्परेचर और हॉट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे, अब देखो, हाई टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड हो जाएगी, टू फ्लूइड, टू फ्लेक्सिबल भी बोल सकता हूँ, या फ्लूइड, फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी और फ्लूइड हो जाएगी। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल आपस में आसानी से आ जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा ही फ्लूइड हो गई तो क्या मेम्ब्रेन का कोई शेप रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट हेल्ड शेप, होल्ड शेप। तो ये दो पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या था, पहला पॉइंट क्या था कि अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो कोल्ड में रिजिड हो जाएगी, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी और ब्रेक भी हो सकती है। हॉट में क्या हो जाएगा, यानी कि गर्म एनवायरनमेंट में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी, फ्लेक्सिबल, और अपना शेप जो है मेम्ब्रेन, जो एक रेगुलर शेप है, जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये कोई ना कोई शेप है, ये शेप मेंटेन नहीं कर पाएगी विदाउट कोलेस्ट्रॉल। यानी कि मैं कह सकता हूं एक तरह से कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, इसको स्टेबलाइजेशन का काम कर रहा है, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं शेप भी डिसाइड करने में थोड़ा सा हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं, अब इससे हमें क्या पता चला कि हाई टेम्परेचर है तो फ्लूइडिटी भी ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा क्या फ्लूइडिटी उतनी ही ज्यादा नहीं होगी, क्या होगी। अब देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जो क्या कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ एक, कोलेस्टिरोल, कोलेस्टिरोल
ओके। तो ये क्या कर रहा था? कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा था? रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूडिटी। मेम्ब्रेन फ्लूडिटी। ठीक है। इसके साथ में ये तो दो तीन बातें थी कि जो कोल्ड में क्या इफेक्ट होता है, और अगर हॉट एनवायरनमेंट है तो उसमें क्या इफेक्ट होगा कोलेस्ट्रॉल की एब्सेंस से। तो हमने ओवरऑल बोल दिया कि कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। अब देखो फैक्टर्स हैं जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल के अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं जो जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग या इफेक्ट, इफेक्ट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इफेक्ट डालते हैं? पहला है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर क्या कर रहा था? हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे मेम्ब्रेन क्या होगी? मोर फ्लूइड होगी। लो टेम्परेचर होगा तो मेम्ब्रेन क्या होगी? लेस फ्लूइड होगी। तो सीधा सीधा डायरेक्टली ये क्या कर रहा है? एक इफेक्ट डाल रहा है। कौन? टेम्परेचर। इसके बाद में जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड्स हैं, उनमें जो फैटी एसिड है उनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड नेचर। ठीक है। फैटी एसिड, फैटी एसिड एक तो होगा सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड से मोर फ्लूइड होती है, इससे क्या होगी? रिजिड होगी। इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए कौन सा फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड नेचर की वजह से ही जो है मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड होती है। अब इसको थोड़ा देखते हैं। ये हमारे पास में ये क्या है? लिपिड्स है, फास्फोलिपिड है। ठीक है। आप इसको देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्फोलिपिड्स को, एक जो टैल है उसको सीधा बना रहा हूं और एक को थोड़ा सा टेढ़ा बना रहा हूं। इसका रीजन क्या है? ये टेढ़ा क्यों है? ये टेढ़ा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से। किसकी वजह से? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से। अब एक है ऐसे फास्फोलिपिड है, ऐसे लिपिड है जिसमें ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि दोनों टेल क्या है? सीधी है। ठीक है। ये मैं बना रहा हूं सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखो, एक चीज देखो, जहां पे ये जो टिल्ट है, छोटा सा टिल्ट आ रहा है, इसको बोलते हैं निक्स। इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? निक। इसी की वजह से जो है मेम्ब्रेन फ्लूइड स्टेट में बनी रहती है। अगर मान लीजिए ये ऐसे, इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में क्या फर्क है? सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनसेचुरेटेड की वजह से यहाँ पे जो स्पेस है आपस में ज्यादा मिल पा रहा है, जबकि यहाँ पे स्पेस कम मिल पा रहा है। यानी कि ज्यादा फ्लूइड स्टेट में बनाए रखने के लिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपको दिख रहा है टेडा, इसको बोलते हैं निक्स। किसकी वजह से है जो ये इसमें फ्लूइड स्टेट बना हुआ है? ये निक्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहां से ये कंसेप्ट समझ में आया कि फ्लूइड नेचर के लिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा रोल निभाते हैं। ठीक है। जबकि सेचुरेटेड क्या होंगे? आपस में ये तो पैक हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई निक्स नहीं होंगे तो ये पैक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कौन से हैं? ये तो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, या फिर मैं बोल सकता हूं ये है सैचुरेटेड। यहां तक आई होप ये चीजें समझ में
आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी के साथ में मैं यहां लिख सकता हूं क्या, यहां से क्या कंक्लूजन मिला कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो क्या करेंगे, फ्लूइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितने ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे उतनी ही क्या होगी, मेम्ब्रेन फ्लूइड स्टेट में बनी रहेगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब एक चीज और समझ में आई, ये क्या कर रहे हैं, ये निक्स क्या कर रहे हैं आपस में, ये जो निक्स अपने को देखने को मिले हैं, ये निक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज, ये स्पेस इंक्रीज कर रहे हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है। निक्स का फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज स्पेस बिटवीन लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, ये पॉइंट लिख देता हूँ, निक्स इंक्रीज स्पेस बिटवीन द लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसी के साथ में यहाँ पे हम देखे थे तो यहाँ पे अनसेचुरेटेड है, ये है सेचुरेटेड। जितना ज्यादा सेचुरेटेड होगा उतनी फ्लूइडिटी कम होगी। तो क्या इनडायरेक्ट, ये रिवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी के साथ में जितने ज्यादा सेचुरेटेड होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूंगा तो सेचुरेटेड में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसी के साथ में फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए और फैक्टर्स हैं। एक होता है पोजीशन इसका सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन, किसका, फैटी एसिड का। ठीक है। तो अगर सिस कन्फर्मेशन होगा तो यहाँ पे ज्यादा फ्लूइड नेचर होगा। सिस कन्फर्मेशन ऑफ, सिस कन्फर्मेशन ऑफ कार्बन चेन, सिस होगा तो यहाँ पे फ्लूइड नेचर ज्यादा शो करेगा, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के साथ में अनसेचुरेटेड एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो भी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। इसके साथ में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। इसके साथ में इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर कार्बन की चेन जो है, चेन की लेंथ जितनी ज्यादा होगी फ्लूइड नेचर उतना ही कम होगा। तो मैं लिख सकता हूं कार्बन चेन लेंथ। अब ये कार्बन चेन लेंथ किसमें, फैटी एसिड की बात कर रहे हैं कि फैटी एसिड में जितना लंबा, जितना लॉन्ग फैटी एसिड होगा उतना ही उसका फ्लूइड नेचर कम होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शॉर्ट कार्बन चेन। फ्लूइडिटी किसमें ज्यादा होगी, जिसमें शॉर्ट कार्बन चेन होगी, शॉर्ट कार्बन चेन। ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, यहां तक आई होप चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो, जहां पे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जहां पे कम कोलेस्ट्रॉल होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एट हाई टेम्परेचर, अगर हाई अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होगा हाई टेम्परेचर पे तो वहां पे फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हमें क्या करना है, वहां पे मेम्ब्रेन का नेचर, फ्लूइड नेचर ज्यादा होता है तो वहां पे हमें फ्लूइड नेचर कम करना है। तो हाई, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल करना है वहां पे, तो कि वो कोलेस्ट्रॉल क्या करेंगे, उसकी फ्लूइड नेचर को कम करेंगे। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, हाई अमाउंट ऑफ, हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरोल, हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एट हाई टेम्परेचर, हाई अमाउंट, ये क्या कर देगा, डिक्रीज, डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। इसका उल्टा हो जाएगा,
लो टेम्परेचर में अगर लो अमाउंट लो अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरॉल लो अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एट लो टेम्परेचर, ये क्या कर देगा? इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, इंक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। हमें क्या चाहिए था? हाई टेम्परेचर में हमें क्या करना था? हाई टेम्परेचर में मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर ज्यादा था, तो उसे थोड़ा सा कम करना था, इसलिए हमने हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल रखा। और लो टेम्परेचर में कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा हमने? लो टेम्परेचर था, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो रखा, जिससे कि थोड़ा सा फ्लूइड की इंक्रीज फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का बढ़ जाए। तो आज ये बात थी टोटल, आज की क्लास में हमने आज डिस्कस किया है मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर के बारे में। ठीक है, तो ये कंप्लीट था फ्लूइड नेचर के बारे में। तो आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले तो हमने बात की थी कि कुछ लास्ट में फास्फोलिपिड के बारे में रह गया था कि फास्फोलिपिडाइल इथेनोमिल सेरीन जो है आउटरली प्लेट में होते हैं, इनरली प्लेट में होते हैं, कोलिन स्पिंगोमाइलिन जो है इनरली प्लेट में। इसके बाद में फिर हमने लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे कैसे कैसे इफेक्ट डालता है, इसके साथ में कोल्ड एनवायरनमेंट में हॉट एनवायरनमेंट में क्या है, और इसको मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, फिर फैटी एसिड, फिर हमने देखा कि फैटी एसिड की लॉन्ग चेन और सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में अनसेचुरेशन। तो ये सब चीजें थी जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। और जो लोग नए हैं क्लास को देख रहे हैं, नए लोग हैं, वो लोग सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पे आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। डेली आपको 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको लेक्चर मिलने वाले हैं। तो डेली आप तैयार रहिए, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है? गेट बी का क्वेश्चन कोई बाहर नहीं आएगा। सीएसआईआर में भी यही क्वेश्चन आता है, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का क्वेश्चन आता है सीएसआईआर में, सीधा आएगा यहीं से। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद,